हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर आर्मेचर वाइंडिंग का डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन समझ रहे हैं फॉर थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन। अब चाहे सिंगल फेज सिंक्रोनस मशीन हो, थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन हो, इसी टाइप का डिजाइन फॉलो किया जाता है। इसका जो बेस है, मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो लास्ट वाला पब्लिश किया था जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग डिजाइन पार्ट 1 बताया था, और उसमें मैंने कुछ प्रिंसिपल्स गवर्निंग आर्मेचर डिजाइन पर बात की थी, और साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग की भी बात की थी, चाहे वो सिंगल फेज हो, थ्री फेज हो, कुछ भी हो। वो सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग्स मैंने यहाँ बता दिया है। और वो जो प्रिंसिपल्स बताए थे उनको हमें हमेशा 100% फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे इनमें से किसी को भी हम यूटिलाइज करें, किसी भी डिजाइन पैटर्न को यूज करें। हाँ, मैं इम्पोर्टेंट ये चीज बता देना चाहती हूँ कि आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है, अगर मैं ऑल्टरनेटर के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है आर्मेचर वाइंडिंग में, वो हम मोस्टली टुवर्ड्स साइनोसॉइडल पैटर्न चाहते हैं, क्योंकि कम से कम हार्मोनिक्स वाला ईएमएफ इंड्यूस कर सके ऑल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर। तो उस ईएमएफ पैटर्न को ज्यादा से ज्यादा साइनोसॉइडल बनाने के लिए जो हमें मदद करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइंडिंग में, वो कॉन्सेंट्रेटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में हम डिस्ट्रीब्यूटेड को चूज करते हैं। ऐसे ही फुल पिच और शॉर्ट पिच में हम शॉर्ट पिच को चूज करते हैं, और इंटीग्रल या फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग में हम फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग को चूज करते हैं। और ये हमारे जनरेटेड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को या जनरेटेड ईएमएफ के पैटर्न को साइनोसॉइडल बनाने में मदद करते हैं। इनको मैं एक्सप्लेन करूंगी, पर मैं साथ में ये बता दूं कि सिंगल फेज या पॉलीफेज यानी थ्री फेज टाइप की वाइंडिंग, तो कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग भी सिंगल फेज की हो सकती है, थ्री फेज की हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग भी सिंगल फेज की हो सकती है, थ्री फेज की हो सकती है। या फिर कॉन्सेंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग सिंगल लेयर या डबल लेयर टाइप की भी हो सकती है, हाफ कॉइल्ड या होल कॉइल्ड भी हो सकती है, और लैप वेव या स्पाइरल कुछ भी हो सकती है। मतलब किस तरीके से हम वाइंडिंग को लपेट रहे हैं, पर स्लॉट हम कितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स को रख रहे हैं, सिंगल फेज है कि थ्री फेज है, वो सारी चीजों के साथ हम कॉन्सेंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग डिजाइन कर सकते हैं, फुल पिच या शॉर्ट पिच डिजाइन कर सकते हैं, और इंटीग्रल या फ्रैक्शनल स्लॉट वाली वाइंडिंग हम डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं इन तीनों को मेनली डिस्कस करूंगी, और ये जो होंगे वो इन बिल्ट मेरे डिस्कशंस होंगे इनके साथ बेटा। तो चलिए आज हम कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को समझ लेते हैं क्या होता है। कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में नंबर ऑफ स्लॉट्स उतनी ही होती है जितनी नंबर ऑफ पोल्स होता है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ये सिंगल फेज कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग का मैंने स्ट्रक्चर बना कर रखा है। दो पोल का सिंगल फेज सिंक्रोनस मशीन है जिसमें दो स्लॉट्स है, दो स्लॉट्स में दो कंडक्टर रखा हुआ है हमने, दो कंडक्टर्स को। ये कंडक्टर की पोजीशन जो अभी मैं जीरो रेफरेंस 0 डिग्री बोलकर चल रही हूँ, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो ये एक कंडक्टर को नॉर्थ पोल फेस कर रहा है, दूसरे कंडक्टर को साउथ पोल फेस कर रहा है। और इन दोनों में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो ईएमएफ एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल्स गवर्निंग आर्मेचर वाइंडिंग डिजाइन में बताया था कि हमेशा एक पर्टिकुलर कॉइल में जो दोनों कॉइल साइड्स के कंडक्टर्स होते हैं, उनका कनेक्शन, एंड कनेक्शन ऐसा होता है कि उसमें जनरेटेड ईएमएफ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर एक में ई इंड्यूस हुआ है, दूसरे में माइनस ई हुआ है, तो कनेक्शन ऐसे करेंगे कि ई और ई मिलके 2E हो जाए, ई माइनस ई मिलके 0 ना हो बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पे 2E इस पोजीशन पे अगर 2E ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो माना कि वो 2E ईएमएफ ये इंड्यूस हो रहा है। जैसे जैसे रोटर घूमता जाएगा, तो नॉर्थ पोल इस कंडक्टर से दूर होता जा रहा है, साउथ पोल इस कंडक्टर से दूर होता जा रहा है। तो धीरे धीरे उसमें ईएमएफ का मैग्नीट्यूड रिड्यूस होता जाएगा, और जैसे ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस वाले पर्टिकुलर 90 डिग्री थीटा इक्वल टू 90 डिग्री की पोजीशन में आएंगे, तो ईएमएफ टोटल इस पर्टिकुलर कॉइल में 0 हो जाएगा। फिर साउथ पोल फेसिंग टुवर्ड्स दिस कंडक्टर और नॉर्थ पोल टुवर्ड्स दिस कंडक्टर होगा, तो ये निगेटिव साइकिल जनरेट होने लगेगा। और धीरे धीरे ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जब इस पोजीशन पे है, तो दोनों में मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ई और ई, जो कि 2E हो जा रहा है इतना। पर जैसे जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल इन कंडक्टर से रिस्पेक्टिवली दूर होते जाएंगे, तो इस पर्टिकुलर कॉइल में कनेक्ट होने वाला फ्लक्स रिड्यूस होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ भी रिड्यूस होता चला जाएगा। इसलिए इंड्यूस ईएमएफ अलग अलग थीटा एंगल पर, इनके घूमने के साथ साथ अलग अलग थीटा एंगल पर ईएमएफ की वैल्यू इस पर्टिकुलर कॉइल में धीरे धीरे कम होते होते 0 हो जाएगी, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर, जैसा अभी बताया। और ऐसे करके पूरा साइकिल, जब ये नॉर्थ पोल पूरा एक रोटेशन करके नॉर्थ और साउथ पोल वापस से इसी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, तब हमारा एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगा।
पर ये साइकिल जो होगा इसमें ईएमएफ एब्रप्टली रिड्यूस होता मिलेगा आपको, ग्रेजुअली रिड्यूस होता थोड़ा कम मिलेगा। तो उस वजह से वो भी मैकेनिकल रोटेशन के वजह से कह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल कंस्ट्रेंट्स है। तो ईएमएफ पैटर्न आपको परफेक्टली साइनोसाइडल नहीं मिलेगा, अप्रोचिंग टुवर्ड्स साइनोसाइडल है पर परफेक्ट साइनोसाइडल नहीं है बेटा। तो इस वाले ईएमएफ पैटर्न में क्या होगा या इस ईएमएफ में क्या होगा, हार्मोनिक्स होंगे। ऐसे ही अगर मैं थ्री फेज कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग की बात करूं तो मेरे पास 2 स्लॉट्स की जगह अब पूरी पेरीफेरी पर 6 स्लॉट्स है। ए फेज ये हो गया, बी फेज ये हो गया, सी फेज ये हो गया, मतलब ए डैश एक हो गया, बी डैश दूसरा हो गया, सी डैश दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। इन तीनों फेजेस में भी ईएमएफ जो इंड्यूस होगा इस पैटर्न में होगा 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, पर इंडिविजुअल वेव फॉर्म जो होगा वो ऐसा ही मिलेगा, मतलब मैक्सिमम टूवर्ड्स साइनोसाइडल नहीं होगा। मैक्सिमम ईएमएफ मिलता है हर पोजीशन पे, जितना मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है रोटर की पोजीशन पे उतना मैक्सिमम ईएमएफ वहां पे हमको मिलता है, पर साइनोसाइडल नहीं मिलता हम। तो ऐसे को हम यूटिलाइज नहीं करते, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग को हम यूटिलाइज नहीं करते, हम यूटिलाइज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को। और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में अभी यहाँ पर मैं थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का पैटर्न बता रही हूँ इसको। अब इस वाले में जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं, मेन कंडीशन क्या होती है कि कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन सेवरल स्लॉट्स। अब यहाँ पे पर वाइंडिंग के जो एक कॉइल साइड के कंडक्टर्स होते हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में प्लेस करते हैं। तो एक पोल के अंडर में ज्यादा नंबर ऑफ स्लॉट्स रखी जाती, जैसे यहाँ पर एक पोल के अंडर में एक ही स्लॉट थी, इस पोल के अंडर में एक ए फेज की एक ही स्लॉट है और एस पोल के अंडर में ए फेज की एक ही स्लॉट है। बी फेज का भी नॉर्थ पोल के अंडर में एक स्लॉट, तो साउथ पोल के रिस्पेक्ट में एक स्लॉट, ऐसा होगा। ऐसे ही सी डैश में, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने नॉर्थ पोल के अंडर में ए फेज की ए डैश वाइंडिंग का या ए डैश फेज की 3 स्लॉट्स नॉर्थ पोल के अंडर में आने दे रहे, तो उसी वक्त 3 स्लॉट्स जो है वो किसके अंडर में आ रही है, साउथ पोल के अंडर में आ रही है बेटा। ऐसे पूरी पेरीफेरी पर हमने 18 स्लॉट्स कट करके रखी 2 पोल की मशीन के लिए, मतलब ए फेज की वाइंडिंग जो है, ए फेज की वाइंडिंग नॉर्थ पोल के अंडर में 3 स्लॉट्स दे रही है और साउथ पोल के अंडर में 3 स्लॉट्स दे रही है। ऐसी इवेंचुअली बी फेज और सी फेज के लिए भी ऐसा ही है। अब पैटर्न तो हमें ऐसा वाला चाहिए, तो कैसे अचीव हो सकता है। अब आप देखो कि नॉर्थ पोल के अंडर में और साउथ पोल के अंडर में 2 डैश एग्जैक्टली आ रहा है, तो 2 डैश में मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ऐसा हम मान ले। तो 2 डैश में इस पोजीशन पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री की ये पोजीशन है, तो यहाँ पर 2 डैश में मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। और चूंकि ये पूरी 18 स्लॉट्स है, तो फर्स्ट स्लॉट और थर्ड स्लॉट ए फेज के अंडर में नॉर्थ पोल के अंडर में आने वाली जो है वो 2 से 20 डिग्री इधर और 2 से 20 डिग्री इधर है, मतलब थीटा इक्वल टू 0 से 20 डिग्री पर मुझे 3 डैश मिल रहा है, थीटा इक्वल टू 0 से -20 डिग्री पर मुझे 1 डैश की इतनी हाइट मिल रही। पर जैसे ही नॉर्थ पोल साउथ पोल आगे घूमना शुरू करेंगे तो 1 डैश 2 डैश और 3 डैश में कट होने वाला फ्लक्स धीरे धीरे कम होगा, पर फिर भी ईएमएफ जो होगा वो टोटल हमको जो मिलेगा वो बहुत ग्रेजुअली रिड्यूस होता मिलेगा। दैट मीन्स इट विल बी अप्रोचिंग टू साइनोसाइडल पैटर्न, मोर साइनोसाइडल पैटर्न। और जब ये पोजीशन आ जाएगी नॉर्थ और साउथ पोल की, तब हमें ईएमएफ कितना मिलने लगेगा, 0। मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड स्लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड कंडक्टर्स रखने पर, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग प्लेस करने पर हमें साइनोसाइडल पैटर्न और ज्यादा मिलने लगा है। तो इस तरीके से साइनोसाइडल पैटर्न हमें डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में मिलता है बेटा। यही अगर मैं ये कहूं कि ये तो मेरा ए फेज की बात कर रही हूं मैं, ये दिस इज फॉर ए फेज। बी फेज भी क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है, तो बी फेज की ये तीनों कॉइल साइड और बी डैश की ये तीनों कॉइल साइड, मतलब बी डैश की ये 3 कॉइल साइड और ये 3 कॉइल साइड में कुछ ना कुछ फ्लक्स तो कट हो ही रहा होगा। मैंने ये पैटर्न जो बता रही हूँ ना बेटा,
वो ये वाला ए फेज का, तो इस वक्त बी डैश में ये वाला ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा और सीसी डैश में ये वाला ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, क्योंकि ए फेज का ये है वेवफॉर्म, बी फेज का ये है और सी फेज का ये वेवफॉर्म है। तो इस 0 to 90 डिग्री के बीच में ए फेज का पैटर्न ये मिल रहा है, ऐसी स्टेप वाइज मुझे बी फेज का पैटर्न मिलेगा और ऐसी स्टेप वाइज मुझे सी फेज का पैटर्न मिलेगा। पर ये मोर अप्रोचिंग टूवर्ड साइनोसाइडल होगा, क्योंकि ये जो वेरिएशन होगा ये ज्यादा स्मूथ होगा। ईएमएफ जो नंबर ऑफ फ्लक्स जो लिंकिंग हो रही है ए डैश से, वो लिंकिंग ग्रेजुअली रिड्यूस हो रही, तो ऐसा लग रहा है कि ईएमएफ बहुत एनालॉगस मैनर में उसमें इंड्यूस हो रहा है। पहले सबसे ज्यादा इंड्यूस हुआ, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, ऐसे करते करते थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे सबसे कम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, मतलब जीरो इंड्यूस हो रहा है, और फिर ये निगेटिव डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड ये भी हमें स्टेप वाइज ही पैटर्न दे रहा है ईएमएफ का, ये भी स्टेप वाइज दे रहा है, पर ये क्लोजर स्टेप्स है बेटा, और ये थोड़े से डिस्टेंस वाले स्टेप्स होंगे बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल कंस्ट्रक्शंस कंस्ट्रेंट, दैट्स व्हाई। तो इस तरीके से साइनोसाइडल पैटर्न ज्यादा अच्छा जनरेट हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में, और ये हमें मदद करता है पावर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। और इससे रिलेटेड बेटा बहुत सारी चीजें, जैसे ईएमएफ का एक्सप्रेशन में डिराइव करके बताऊंगी कि ऑल्टरनेटर में ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, पर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होने की वजह से उस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड में क्या चेंज आएगा। फुल पिच या शॉर्ट पिच में, शॉर्ट पिच होने पे उस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड में क्या चेंज आएगा, और इंटीग्रल या फ्रैक्शनल होने पे उसके ईएमएफ में क्या चेंज आएगा मैग्नीट्यूड में, वो सारी बातें भी मैं करूंगी। और यहाँ पर मैं और आपको बता दूं कि कंडक्टर्स जो होते हैं वो ज्यादा नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल दी जाती है, ऐसा मैंने लिखा है। ईएमएफ यहाँ पर रिड्यूस्ड मैग्नीट्यूड का होता है, क्योंकि इसमें जितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उससे कम इधर और इधर हो रहा है, पर यहाँ पे पैटर्न हमको साइनोसाइडल मिलता है, तो कम ईएमएफ इंड्यूस होता है, तब भी हम कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को ही फॉलो करते हैं, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप की होती है। और यहाँ पर कई डिस्ट्रॉइंग टाइप के हार्मोनिक्स होते हैं, वो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाते हैं, जब कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी मैं आपको चीज एक्सप्लेन करूंगी बेटा। और आर्मेचर रिएक्शन भी बहुत कम हो जाता है, साथ में आर्मेचर रिएक्टेंस भी कम हो जाता है, वो भी ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको भी मैं आगे डिस्कस करूंगी। और साथ में पूरी पेरीफेरी पर कॉपर कंडक्टर्स प्लेस होते हैं, और कॉपर कंडक्टर्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी, करंट डेंसिटी उसमें हाई रह सकती है। अब करंट डेंसिटी हाई, करंट हाई, तो हीट भी बहुत प्रोड्यूस होगी, और उस हीट के लिए हमें कूलिंग वहां जरूरी है, पर चूंकि पूरी पेरीफेरी पे कॉपर कंडक्टर्स प्लेस होने की वजह से इफिशियंट कूलिंग अचीव हो सकती, ये हो सकता है। और साथ में पूरी पेरीफेरी जो है मटेरियल को प्रॉपरली यूनिफॉर्मली यूटिलाइज होता है, क्योंकि पूरी पेरीफेरी पर स्लॉट्स कट की जाती है। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग जो होती है आर्मेचर वाइंडिंग वो होनी चाहिए, वो ज्यादा फायदेमंद है विथ रिस्पेक्ट टू द रिडक्शन ऑफ हार्मोनिक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर क्वालिटी। तो प्लीज मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, करवाइए, दूसरों को भी बताइए बेटा, यहाँ आपको क्लास टीचिंग जैसा इम्पैक्ट मिलेगा, और आपके जो डाउट्स है वो डेप्थ में क्लियर होंगे। जो आपको बीटेक में, एमटेक में, अगर कहीं इन टॉपिक से रिलेटेड आप एमटेक में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वगैरह से रिलेटेड आप एमटेक कर रहे हैं, तो वहां पर आपको काम आएगा। और साथ में आपके इंटरव्यू से रिलेटेड जो टिपिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है उसके भी आंसर्स आपको मिलेंगे। तो प्लीज मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।